हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों, हमने 100 का दम वाली एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम बेहतरीन 100 क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम आगे के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जो क्वेश्चन आपको आता है आप पहले उसे ईमानदारी से करिए, वीडियो को पॉज करके करिए, फिर आप देखिए कि उससे रिलेटेड हम किस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए आज ये रहेगा, द परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स इवन आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड टू प्रोड्यूस द साउंड इज कॉल्ड। ये बोला गया कि अगर बार बार साउंड परसिस्ट कर रही है, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बताइए उस फिनोमेना को क्या बोला जाएगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बच्चों बात की थी कि अगर लगातार बार बार आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है तो उस फिनोमेना को बोला जाता है रिवर्बरेशन। यहां पे बच्चा ठीक वही आंसर होगा। आपको अगर परसिस्टेंस दे रखा हो एग्जाम में तो आप समझ जाइए यह बात रिवर्बरेशन की कर रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्बरेशन। बच्चों, यहां से क्वेश्चन पिछली बार अप्रैल 2020 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2021 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हमने बोला था रिवर्बरेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर लेस देन 17 मीटर हुआ तो जो फिनोमेना बनेगा वो कहलाएगा रिवर्बरेशन। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस रहेगी तो जो फिनोमेना होगा उसको बोला जाएगा एको। यहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरी बात, रिफ्रैक्शन भी आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन भी आप जानते हैं। साउंड वेव रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को भी दिखाती है और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को भी शो करती है, ठीक है ना। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। लिखा है थर्मोस इज ऑल्सो नोन एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोस इज ऑल्सो नोन एज। बच्चों, आपने देखा होगा आजकल सर्दियों में लोग बेहतरीन तरीके से थर्मो फ्लास्क की एक बोतल होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका जो उसका जो डिजाइन प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से होता है। अंदर बेटा वैक्यूम क्रिएट कराया जाता है, इन जगह क्या होता है वैक्यूम होता है ताकि हीट बाहर ना आ सके, क्योंकि हीट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, नेसेसरी मीडियम चाहिए। कंडक्शन के थ्रू हो सकती है, कन्वेक्शन के थ्रू हो सकती है। तो जो थर्मोस फ्लास्क का बेटा उसको मुझे पता है कई सारे बच्चे सर थर्मो फ्लास्क को क्लिक करेंगे, लेकिन बच्चा ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। थर्मो इज नोन एज वैक्यूम फ्लास्क बोला जाता है। तो आप सोचिए एग्जाम ने किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। बच्चा जो गलती कर सकता है उसे भी ऑप्शन में रखा हुआ है, इसलिए आप ये गलती ना करें। थर्मोस को वैक्यूम फ्लास्क कहा जाता है, ना कि थर्मल फ्लास्क। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि when there are no external force the shape of a liquid drop is determined by। अगर बेटा बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जो लिक्विड ड्रॉप का शेप है वो किस वजह से होता है। बहुत सारे बच्चों को ये आंसर पता है और होना भी चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा आज आप सीख लीजिए, जो लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल शेप है, जो लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल शेप है वो केवल और केवल सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन का मतलब हुआ बच्चा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का मतलब हुआ पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम आपसे इसका यूनिट पूछ लेगा, तो इसका बेटा यूनिट हम मानते हैं जो पृष्ठ तनाव का इमेजिनरी डेफिनेशन है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। ध्यान देंगे तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और लेंथ का हो जाएगा बच्चा मीटर। तो सरफेस टेंशन का एक यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, लेकिन एग्जामिनर एक दूसरा यूनिट आपसे पूछेगा जूल पर मीटर स्क्वायर। जी हाँ, ये भी बच्चा सरफेस टेंशन का यूनिट है। सर आया कहां से, अगर बच्चा आप यहां मीटर की मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी मीटर की मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखेंगे न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल और मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर। कभी कभी यूनिट को ऐसा ना देके बोलेगा सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, वर्क डन डिवाइडेड बाय बच्चा सरफेस एरिया। तो बिल्कुल ये भी सही है, वर्क डन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रो बराबर होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। कभी कभी आपसे डेंसिटी का यूनिट पूछ लेगा तो बहुत आसान है, मास का यूनिट होता है केजी
और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। यहां पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बेटा ईटा से डिनोट करते हैं। अब ध्यान रखेंगे जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बार बार बढ़ा रहे हैं तो बताइए विस्कोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो बिल्कुल डिक्रीज होगा। लेकिन ध्यान रखें, जी हां बिल्कुल, अगर बेटा गैस के लिए आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस की जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती है। ध्यान देंगे आप लोग, टेम्परेचर के साथ गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो यहां से आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बच्चा वो स्टेटमेंट चूज करना है जो निम्न में से गलत है। बिल्कुल सही, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ अ लिक्विड आर स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी हम इस पे बात कर चुके हैं कि जो बूंद है उसका जो गोलाकार आकार है वो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट सही हुआ सर। ऑयल राइजेस थ्रू द वीक ड्यू टू कैपिलरिटी, ये भी बिल्कुल सही है। जो कैपिलरिटी में बेटा ऑयल राइज करता, वीक में जो करता है वो किसकी वजह से होता है? केशिकोत्ता की वजह से होता है, कैपिलरी की वजह से होता है, ठीक है। इन ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक्स थ्रू अ स्ट्रॉ वी यूज द फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। बोला गया कि जब आप कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं गर्मियों के समय तो आप स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं। बताइए क्या वो फिनोमेना केवल कैपिलरिटी पे बेस्ड है? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिखा, गम इज यूज टू स्टिक टू सरफेस, इन दिस प्रोसेस वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एडेसिव। बिल्कुल सही बात है, हमने बोला था एडेसिव एक अट्रैक्शन फोर्स है जो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल के बीच में लगता है। तो आप देखेंगे बेटा गम अलग चीज है और जो दो चीजों को चिपकाता है वो क्या है? अलग चीज है। तो हमारा जो बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि सी में बेटा कैपिलरिटी के अलावा कुछ और भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ड्रिंक करने के लिए। आप शक करते हैं उससे, तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखिए एग्जाम आपसे चारों क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे सारे के सारे सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो कि आपके लिए सही रहेगा। When the angle of contact, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहां से पूछा जाता है when the angle of contact between a solid and liquid is 90। सबसे पहले आप समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा जो स्मॉल ट्यूब होती है बेटा, अगर उसको किसी कंटेनर में डिप कर दिया जाए, इस तरीके से यहाँ पे वाटर भरा हुआ, कुछ भी भरा हुआ, तो वाटर इस ट्यूब के सहारे ऊपर चढ़ता है। तो जो शेप बनती है, कभी कभी आपने देखा होगा शेप ऐसे बन जाती है, कभी कभी इसके वो अपवर्ड की तरह बन जाती है, कभी कभी सीधे प्लेन बन जाती है। तो देखेंगे जो ट्यूब का वेटेड सरफेस है और जो शेप बना कर्व का, उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चा, तो ये जो एंगल होगा इसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना? आपके क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड इज 90। इसका मतलब हुआ आपके पास कोई बर्तन ऐसा है, उसमें बेटा आपने स्मॉल डायमीटर की क्या रखी है? ट्यूब रखी है। इसमें जो पानी चढ़ा हुआ ऐसे चढ़ा हुआ, कोई शेप नहीं बना, ना तो कनकेव बना ना कन्वेक्स बना। तो इस केस में जरा बताइए, आपको एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के बारे में बात की गई है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जब आपका 90 बनेगा बच्चा, तो उस केस में आसंजक बल और ससंजक बल बराबर होंगे, आसंजक बल और ससंजक बल बराबर होंगे। तो आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात अगर आप समझना चाहें यहाँ पे, तो देखेंगे कि जो लिक्विड है ना बेटा, ये ट्यूब के सहारे ऊपर चढ़ना चाहता है, इसका मतलब ये ट्यूब पे चिपकना चाहता है। तो हमने अभी बोला था ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में लगे। तो यहाँ पे पानी अलग चीज है या लिक्विड अलग चीज है और ट्यूब का सरफेस अलग चीज है, फिर भी ये लिक्विड इस ट्यूब पे चिपकना चाहता है। इसका मतलब इस टाइप का जब शेप बनेगा तो इसमें बच्चा आपका एडहेसिव नेचर ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लिक्विड दीवार के सहारे चिपकना चाहता है। तो इस केस में आप बोलेंगे एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। किसी किसी में बेटा आपका ये उल्टा बन जाता है ना, किसी किसी में ये शेप आपका उल्टा बनेगा। ये ट्यूब आपने रखी और शेप आपको ऐसा दिखेगा। ये जनरली होता है मरकरी और ग्लास के केस में। तो मरकरी क्या है? मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके अणुओं के बीच में जो अंतराणविक बल है वो बहुत ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए वो अपने आप में रहना चाहते हैं, इस सरफेस की तरफ चिपकना नहीं चाहते। तो इस केस में कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है?
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा है द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो कैपिलरी ट्यूब में बच्चा राइज होता है, जो कैपिलरी ट्यूब में आपका लिक्विड राइज करता है, वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एग्जाम आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब और लास्ट है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले आपको उस हाइट का फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। ये होता है बेटा हाइट ऑफ राइज का फॉर्मूला। इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला याद करके आप लगभग 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो, हाइट सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करेगा, क्लियर है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। डेंसिटी पे भी बेटा डिपेंड करेगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो हाइट ऑफ राइज कम हो जाएगा। रेडियस ऑफ ट्यूब पे भी डिपेंड करेगा। तो हमारे 3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, तो बचा केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो राइट ऑफ लिक्विड है बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, 2 सिग्मा कॉस थीटा सी अपॉन रो आर जी, जहां पे बच्चा ये थीटा सी एंगल ऑफ कांटेक्ट लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, जितना ज्यादा आप सुने ध्यान से, एग्जाम आपसे ऐसे भी घुमा सकता, अगर बोलेगा कि थीटा सी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है तो राइज ऑफ वाटर बताओ, तो कई बच्चे बोलेंगे अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी। लेकिन बेटा आप जानते हैं थीटा जब बढ़ता है तो कॉस थीटा डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा उतना कम क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा। क्लियर है। यहां से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे द प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस ऑफ वाटर। अभी हमने बात की थी, मेनिस्कस का मतलब हुआ नवचंद्रक, है ना, कि आपका शेप ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, ये कहलाते हैं मेनिस्कस। ठीक है, बोला कि द प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस, मेनिस्कस के नीचे जो प्रेशर होता है वो कैसे होता है ना, बताओ। ग्रेटर देन दी अबव, ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा, या नीचे ऊपर वाले प्रेशर से कम होगा, या बराबर होगा, या इट ऑलवेज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो बेटा यहाँ पे बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला जो सरफेस है बेटा, यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से भी प्रेशर आएगा, ठीक है ना, ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी वजह से भी प्रेशर आएगा। तो जो नीचे वाला प्रेशर ये हर समय लेस देन दी अबव होगा, जस्ट अबव इट। ऊपर का जो प्रेशर है उससे कम यहाँ पे क्या होगा, नीचे प्रेशर होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि बेटा जो ऊपर है, ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से भी क्या आएगा, कुछ प्रेशर आएगा, इसलिए नीचे हमेशा ऊपर से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन कैपिलरीज। अभी हम बात किए थे कि मरकरी के लिए जो मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए, ये अगर आपका कोई कंटेनर है, ये बेटा कोई कंटेनर है और इसमें आपने कोई ट्यूब रखी हुई है, तो मरकरी यहाँ पे बेटा ऐसे चढ़ेगा और ऊपर से शेप जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ऊपर से शेप कैसे बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मरकरी और ग्लास है तो जो शेप बनेगा बेटा वो बनेगा कन्वेक्स, ठीक है। अगर वाटर और ग्लास है तो जो शेप बनेगा वो बनेगा बेटा कॉनकेव, वो क्या बनेगा, कॉनकेव। अगर बेटा सिल्वर और ग्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चांदी का ग्लास है और क्या है आपका, चांदी है और उसमें पानी रखा है, सिल्वर और वाटर है, तो शेप बनेगा आपका प्लेन शेप बनेगा, ठीक है ना। ये तीनों मेनिस्कस आप याद रखेंगे। मरकरी के केस में बनेगा कन्वेक्स, वाटर और ग्लास के केस में बनेगा कनकेव, और सिल्वर और वाटर के केस में बनेगा प्लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, खासतौर पर बेटा एनडीए के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे बेटा इसमें गलती कर बैठते हैं। बोला गया कि सुबह और शाम के समय आपको जो सन है वो रेड कलर का शो होता है, तो इसमें बोला गया कि किस वेवलेंथ की स्कैटरिंग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस वेवलेंथ की स्कैटरिंग होती है बेटा। तो हम जानते हैं बेटा जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वायलेट की बेटा जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। आप लोग ये जानते होंगे बहुत अच्छे से, आपने एक भी पढ़ा होगा विबग्योर, है ना, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। तो जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं बेटा तो वेवलेंथ बढ़ती है, और आपको सन दिख रहा है रेड कलर का, इसका मतलब जो स्कैटरिंग हुई है
वो हुई है बेटा लोअर फ्रीक्वेंसी की, लोअर शॉर्टर वेवलेंथ की, नॉट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ की क्या हुई है, स्कैटरिंग हुई है। ध्यान देंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायलेट इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है इसलिए ये क्या कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा स्कैटर नहीं हो पाती, तो हमारी आंखों तक केवल रेड कलर ही पहुंच पाता है, इसलिए जो स्कैटरिंग होगी वो शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से होगी। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना ये बात? चलो बहुत सुंदर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ध्यान से, कई बच्चे एयर पार्टिकल्स पे करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने कई बार आपसे बच्चा बोला है, कभी भी अगर ए ऑप्शन आपको लग रहा है तो एक बार जरूर सोचिए क्या ये बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग यूर कॉन्सेप्ट, या फिर थोड़ा सा गड़बड़ है। कई बच्चे एयर पार्टिकल करेंगे, अभी भी किया होगा कई बच्चों ने, लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, टिंडल इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होता है। कभी कभी आपने देखा होगा शाम के समय अगर कमरे के अंदर लाइट आ रही है बेटा तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, तो उस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। आपने कभी कभी बहुत ज्यादा डेंस जंगल में आप गए होंगे तो अगर लाइट आ रही है उसके अंदर तो जो दिखता है लाइट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है कोलाइडल पार्टिकल। तो टिंडल इफेक्ट बेटा किसकी वजह से होगा, कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होगा। तो आज के बेटा हमने अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूं हर बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी समझ में कमजोरी आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है ना। अगर आपको बच्चा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।